नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी यहां पर सीरीज चल रही है जो मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए हमने बनाई हुई है। और जैसा कि आप लोगों को यह भी मालूम है कि काफी सारे आयोग इसमें जोड़े गए हैं। टोटल 15 आयोग जोड़े गए हैं, जिसमें से 12 मैं कंप्लीट करा चुका हूं। और उन आयोग की लिस्ट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। और मध्य प्रदेश के जो आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो जो नई चीजें भी जोड़ी गई हैं उसमें काफी हद तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार देखिएगा जरूर वहां पर। और यहाँ पर जो मैंने नोटिफिकेशन डाला हुआ है कि दोस्तों मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्री 2020 वालों को फ्री नोट्स दूंगा, तो उन लोगों को नोट्स कैसे मिलेंगे उसके लिए उनको वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और आप अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे तो 2018 में इसका एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई। ठीक है, एनजीटी की स्थापना के साथ भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा और विकासशील देशों में पहला देश बन गया। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पर यह है कि पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा और विकासशील देशों में पहला देश बन गया। कौन बन गया? भारत, क्योंकि इसने एनजीटी को स्टैब्लिश कर दिया। अब अगर कोई भी आयोग आप बना रहे हैं तो आयोग स्टैब्लिश जब आप कर रहे हैं तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो उसके उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संबंधी मामलों पर विशेष ध्यान देना, पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करना एवं करवाना, वनों और वन्य जीव की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सरकारी एवं निजी कार्यों से होने वाली क्षति को रोकना, पर्यावरण संबंधी विभिन्न कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करना, पर्यावरण संबंधी जागरूकता के लिए प्रयास करना, पर्यावरण संबंधी मामलों में शीघ्र निर्णयन आदि। मतलब अगर कोई मामला ऐसा अटका हुआ है केस में जो पर्यावरण संबंधी मामला था कि भाई वहां पर कहीं पर वनों की कटाई हो रही थी बहुत ज्यादा, है ना, तो वो ये सारी चीजें हैं, तो वो केस अगर डिले हो रहा है, उस पर कोई भी मतलब कुछ चीज आगे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कहीं वन्य जीवों को मारा जा रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो उस मामलों का शीघ्र निर्णयन एनजीटी द्वारा करवाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि अब भाई कोई भी आयोग होगा तो भाई क्यों बनाया वो हमने देख लिया। संरचना कैसी होगी, इसके अध्यक्ष कैसे बनेगा, नियुक्ति वगैरह वो हम सारी बातें अब इसमें करेंगे। तो अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय या भारत का उच्चतम जो न्यायालय होगा उसका न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, तो वो व्यक्ति यहां पर अध्यक्ष बन सकता है। उसका ये क्राइटेरिया है। अब न्यायिक सदस्य, इसमें आपको 2 सदस्य देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, एक न्यायिक और एक आपको मिलेंगे विशेषज्ञ सदस्य। अब न्यायिक सदस्य जो हैं, तो न्यायिक सदस्य कौन होंगे भाई? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, यह एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। जो अध्यक्ष का क्राइटेरिया था, अध्यक्ष के क्राइटेरिया से न्यायिक सदस्यों के क्राइटेरिया में एक चीज और है जुड़ी हुई है कि उच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश भी कोई व्यक्ति है या रहा होगा तो वो न्यायिक सदस्य बन सकता है। बात करेंगे विशेषज्ञ सदस्यों की। अब विशेषज्ञ का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट कैसे बनेगा? कोई जिसके पास होगी भाई डॉक्टरेट की उपाधि, ठीक है, भौतिकी या फिर प्राण विज्ञान में, उसके साथ या तो मास्टर्स ऑफ साइंस किया हुआ होना चाहिए उसने, या तो मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की होनी चाहिए उन्होंने, या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने की होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि विशेषज्ञ है तो भाई विशेषज्ञ सदस्य हैं तो उनको इन फील्ड के अंदर 15 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होता है। न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य प्रत्येक की गिनती में कम से कम 10 और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। जो न्यायिक सदस्य हैं ये भी अधिकतम 20 हो सकते हैं, विशेषज्ञ सदस्य जो हैं ये भी अधिकतम 20 हो सकते हैं और कम से कम 10 हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में दोनों जगह 10-10 सदस्य हैं और अध्यक्ष मिलाकर यहां सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 21। तो भाई 10 न्यायिक हो गए, 10 आपके विशेषज्ञ हो गए, एक अध्यक्ष हो गया, तो भाई 21 हो गए ना। चलिए बात आगे करते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद बनाया जाता है। ठीक है, न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति बनाकर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, मतलब इनको ये किसी भी पोस्ट पे दोबारा नहीं जा सकते हैं।
ठीक है। अब इनकी पदावधि की बात करूंगा मैं, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। अब इनकी पदावधि में थोड़ा सा एक आपको क्रूशियल सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। वह व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, वह 70 वर्ष की आयु तक रह सकता है। मतलब या तो पहले 70 वर्ष का हो जाए या फिर उसके 5 वर्ष कंप्लीट हो जाए। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो 67 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ले या पहले 5 वर्ष कंप्लीट कर ले। विशेषज्ञ सदस्य जो है उनका है तो भाई 5 वर्ष 65 वर्ष क्लियर है। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है वीडियो अभी तक आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों क्या होता है कि आप लोग वीडियो को ना लाइक करना भूल जाते हो, तो यार प्लीज अभी के अभी इसको ना तुरंत लाइक कर दो, तुरंत लाइक कर दो। सब्सक्राइब बटन भी देखो ऊपर ही दिया हुआ है, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो। अब आपने सब्सक्राइब बटन देखो मेरे कहने पे प्रेस किया है ना, तो बेल आइकन रह गया, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस वीडियो का टारगेट मैं रखता हूं 50 लाइक का, तो प्लीज यार दोस्तों मुझे नहीं मालूम कैसे भी करके इसके 50 लाइक पूरे कर दीजिए। बात करते हैं आगे। अब भाई आयोग का कार्य क्या है? पर्यावरण मामलों को हल करने के लिए एक विशेष रूप से इस आयोग को बनाया गया है। इसके नाम से ही समझ में आता है भाई ग्रीन है, तो ग्रीन पर्यावरण से ही रिलेटेड होगा। पर्यावरण संरक्षण है ना, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान करने हेतु, ये मैं पीछे समझा चुका हूं आपको। पर्यावरण संबंधी विधि प्रवर्तन, अब विधि प्रवर्तन को भाई इंग्लिश में बोलते हैं लॉ एनफोर्समेंट। ऐसे पर्यावरण संबंधी मामलों पे कानून बनाने का काम भी किसका है भाई? एनजीटी। जनधन के हुए नुकसान के लिए राहत एवं और मुआवजे दिलवाता है। तो अभी आपने देखा होगा भाई पिंक सिटी जयपुर में क्या भयानक बाढ़ आई हुई है, मुंबई में क्या भयानक बाढ़ आई हुई है। तो ये जो आपदा है ये नेचुरल कॉज के थ्रू जो आता है, तो भाई इसमें क्या होता है, जो मुआवजा दिलवाने का काम होता है ना, तो ये भी काम जो होता है ये एनजीटी का होता है। पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई एनजीटी में होने से उच्च न्यायालय में मुकदमों का भार कम होता है। तो भाई देखो हमारे उच्च न्यायालय जो है उसमें वैसे ही इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं, अगर एनजीटी के आने से भाई पर्यावरण संबंधी मामले एनजीटी देखता है, तो एनजीटी जो मामले देखता है उसकी वजह से क्या होता है कि मुख्य न्यायालय जो है उनका भार कम हो रहा है, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण संबंधी मामलों को शीघ्रता से निपटाने का कार्य करता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। शीघ्र अतिशीघ्र उसे करना होता है। कोई भी काम पर्यावरण संबंधी, अगर मतलब कोई पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है और कोई ऐसी आपने कंप्लेंट भाई करी हुई है एनजीटी के पास में, तो एनजीटी को 6 महीने के भीतर उस काम को निपटाना पड़ता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भाई जितने भी आयोग अभी तक मैंने आपको पढ़ा है सबका मुख्यालय नई दिल्ली में है। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि प्रदेश में 4 रीजनल बेंच मतलब क्षेत्रीय कार्यालय हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भोपाल में बना हुआ है भैया, मध्य प्रदेश में, इसलिए शायद एनजीटी को हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया प्रारंभिक परीक्षा में भी। दूसरा पुणे, तीसरा चेन्नई, चौथा कलकत्ता में है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। शक्तियां क्या है? एनजीटी के नियमों का पालन ना करने पर एनजीटी 3 मतलब अगर आप सीधा सा उसका फंडा ये है कि एनजीटी ने जो नियम बनाए हैं अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं तो भैया आपको 3 साल की जेल हो सकती है, 10 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड आपके ऊपर लग सकता है ना, कारावास या आर्थिक दंड दोनों आपके ऊपर लग सकते हैं, कोर्ट जो डिसाइड कर दे। तो ये डरो मत, 10 करोड़ ये मतलब हमारे लिए बात नहीं हो रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं जो अपना डंप भाई नदियों में बहा देती हैं, है ना, बड़े बड़े उनकी चिमनीज लगी रहती हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, तो उससे नेचर को, ग्रीनरी को बहुत नुकसान होता है। तो ये जो दंड और ये सारी जो प्रावधान है ना, ये उन लोगों के लिए किए गए हैं। तो एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय, अगर मतलब जैसे एनजीटी ने आपके ऊपर केस लगा दिया कि भाई आपको 10 करोड़ रुपए का या 5 करोड़ रुपए का आपको फाइन भरना पड़ेगा या हम आपको जेल कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि एनजीटी ने गलत वो आरोप आपके ऊपर लगाया है, तो ऐसी कंडीशन में आप कोर्ट जा सकते हैं 90 दिन के भीतर। एनजीटी पर्यावरण संबंधी मामले 7 मामलों में सुनवाई करता है, मतलब ऐसे 7 ही अधिनियम बने हुए हैं, उसके बेसिस पे एनजीटी काम करता है। ठीक है, तो देखो पहला जल प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण अधिनियम जो है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, तो इसके बेसिस पे भाई एनजीटी काम करता है। ठीक है, दूसरा हमारा है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, तीसरा है भाई वन संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये मैंने बताए टोटल 5, 2 आप लोगों के होमवर्क हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अब बात करेंगे निष्कासन की। तो भैया निष्कासन विधियां इनकी सारों की सेम है, लेकिन थोड़े से चेंज है। वो क्या चेंज है देखते हैं। अब वहां राष्ट्रपति को भाई वो लेटर देते थे, यहां पर केंद्र सरकार को लिखित त्याग पत्र सौंप सकते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद परामर्श कर अध्यक्ष या न्यायिक सदस्यों का निष्कासन कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार। यहां पर मैंने अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य की बात की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर विशेषज्ञ सदस्य की बात नहीं की है, ठीक है। केंद्र सरकार से परामर्श करने के बाद, अब वो कौन सी चीजों के लिए रिगार्डिंग परामर्श होगा? दिवालिया होने पर, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य, मतलब मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी कोई हो गई उनको, तो कार्यालय के मतलब कार्यालय पर भीतर किसी अन्य नियोजन में कार्यरत, मतलब कार्यकाल के भीतर किसी अन्य नियोजन में कार्यरत। इसका मतलब यह है कि भाई यहां पर भी काम कर रहे हो, वहां कर दूसरी जगह भी काम कर रहे हो, सब जगह से पैसा कमा रहे हो, तो बाबू ऐसा नहीं हो पाएगा, एक ही जगह यही काम करना पड़ेगा। कर सकते हैं तो आप ठीक है, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। कारावास से दंडित होने पर, ये तो सीधे समझ में आ रहा है भाई कि अगर आपको कोर्ट ने बता दिया कि साहब आपने कोई क्राइम किया और वो आप प्रूव हो गया तो फिर आपको हटना आपका तय है। अब विशेष सदस्य जो है ना, विशेष सदस्यों को मतलब जो है केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार उसके लिए मुख्य न्यायाधीश की मतलब न्यायाधीश से परामर्श नहीं करेगी, बिना परामर्श के भी हटा सकती है। वेतन केंद्र सरकार द्वारा जो पहले से विहित हो, मतलब जो डिसाइडेड है वही आपको दिया जाएगा, पहले से जो डिसाइडेड है। और पहले से डिसाइडेड होने के बाद आपका जो वेतन है उस पे कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब है कि अगर आपकी सैलरी जो है, सैलरी अगर आपकी डिसाइड की गई थी कि भाई 50,000 रुपए आपको सैलरी देंगे, तो भाई सैलरी आपकी 50,000 ही मिलेगी। आपकी सैलरी उसमें वो 55,000, मतलब आपकी सैलरी 49,000 रुपए नहीं कर सकते हैं वो, उनको आपको 50,000 ही देना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं अलाभकारी परिवर्तन। हाँ, इसमें एक चीज ये हो सकती है साहब कि अलाभकारी परिवर्तन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन भाई मेरे इसमें यह कर सकते हैं कि 50,000 की जगह 51,000 आपकी सैलरी कर दी, है ना, 52,000 रुपए आपकी सैलरी कर दी। तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, पर मेरे भाई लाभकारी परिवर्तन बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहां अलाभकारी लिखा हुआ है, लाभकारी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहां पर यह आ जाती है कि प्रथम अध्यक्ष, जो क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं, प्रथम अध्यक्ष जो थे इसके वो थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा, ये प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष हैं हमारे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी। तो ये दो बातें ना रट डालना बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा और इन दो में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको बन के आने ही वाला है, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आई है, तो इसलिए प्लीज वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दो यार, ताकि दोस्तों दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो। दिशा एकेडमी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे सब जगह अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं जो प्रारंभिक परीक्षा वाले जो स्टूडेंट्स थे जिनको फ्री नोट्स में देने की बात कर रहा था, दोस्तों सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और आपको कमेंट बॉक्स में MPPSC 2020 लिखना है ना, MPPSC 2020 लिख के कमेंट कर दो। मैं वहां पर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा एक नंबर, उस नंबर पे तीनों जो स्क्रीनशॉट हैं इन्हें व्हाट्सएप, आप इन व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको तुरंत आपको ऐड कर दूंगा और आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।